कौन से वाला अटेम्प्ट कर रहे हो? ये वाला फर्स्ट वाला कर रहे हो सेकंड? उस पर क्या लिखा हुआ है? मॉक टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा है? फर्स्ट वाला, वो तो किया था ना आपने। अच्छा, बाकी नहीं किया था आपने, सिर्फ स्पेशलाइजेशन वाला किया, ठीक है। चलो पहले यहाँ देख लो, उसके बाद कर लेना, ठीक है। तो पहली टर्म है व्हाट डज द टर्म क्वेयर डिस्क्राइब। तो क्वेयर इनमें से क्या डिस्क्राइब करती है? तो सारी की सारी टर्म्स देख लो। पहला है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। सेकंड बोलता है एक्सक्लूसिवली हेटेरोसेक्सुअल और स्ट्रेट इंडिविजुअल्स। थर्ड बोलता है पीपल विद नॉन बाइनरी जेंडर फ्लूइड और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग आइडेंटिटीज। और लास्ट वाला है इंडिविजुअल्स हु रिजेक्ट ऑल जेंडर लेबल्स। तो आंसर क्या लग रहा है आपको? कंफ्यूजन आपको सी और डी में ही होगा, है ना। तो ए और बी में तो नहीं लग रहा है ना, ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है। बी और सी और डी में क्या कंफ्यूजन है? जो लास्ट वाला देखो पहले, इंडिविजुअल्स हु रिजेक्ट ऑल जेंडर लेबल्स। तो क्वीर का मतलब क्या होता है? वो कोई ना कोई जेंडर तो मानते हैं ना कि क्वीर है हम, है ना, कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी है उसकी। तो ये लास्ट वाला इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? पीपल विद नॉन बाइनरी जेंडर फ्लूइड और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग आइडेंटिटीज, है ना। तो जो अलग होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन अपने आप को भी एक जेंडर मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। अब क्वेश्चन खुद ही कर लो, अटेम्प्ट कितना बन रहा है आपका, ठीक है, स्कोर देख लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 31st का आया सी, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट डज द टर्म इंटरसेक्स डिस्क्राइब। तो इंटरसेक्स इनमें से क्या डिस्क्राइब करता है, बताओ जरा। पहला है पर्सन विद ए फ्लूइड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेकंड है समवन हु आइडेंटिफाइज एज बोथ मेल एंड फीमेल। थर्ड बोलता है पर्सन विद इनेट सेक्स characteristics outside sexual traditional male or female conception। और लास्ट वाला है ए ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल। अच्छे से पढ़ो एक एक क्वेश्चन, कौन सा लग रहा है आपको? देखो, इंटरसेक्स, पहली बात, ए पर्सन विद ए फ्लूइड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अगर वो फ्लूइड है उसका मतलब वो कभी मेल भी बन सकता है कभी फीमेल भी बन सकता है, इसका मतलब इंटरसेक्स तो नहीं रहेगा पूरी उम्र। तो ए वाला तो नहीं आएगा। बी वाला है समवन हु आइडेंटिफाइज एज बोथ मेल एंड फीमेल, जो अपने आप को मेल भी समझता है फीमेल भी समझता है। रियलिटी में हो है या नहीं है वो डिपेंड करता है उसके सेक्स पे, है ना। यहाँ पे इंटरसेक्स, अगर ट्रांसजेंडर होता तो ये वाली जो लाइन थी वो सही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स कौन होते हैं? ए पर्सन विद इनेट सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, है ना, उनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल जो है मेल होगा फीमेल होगा उससे अलग जाते हैं वो, ठीक है। तो ये इसका आंसर कौन सा होगा? सी, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। उसके बाद व्हाट डज द टर्म एसेक्सुअल डिस्क्राइब। तो इनमें से एसेक्सुअल कौन से टर्म डिस्क्राइब करती है, ठीक है, बताओ। ए पर्सन हु एक्सपीरियंसेस सेक्सुअल अट्रैक्शन। बी बोल रहा है समवन हु आइडेंटिफाइज एज बोथ मेल एंड फीमेल। एन इंडिविजुअल विद ए जेंडर फ्लूइड जेंडर आइडेंटिटी। और लास्ट वाला पर्सन हु डजंट एक्सपीरियंस सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो कौन सा आएगा इसमें? सिंपल सी बात है, डी पार्ट, है ना, जिसके पास कोई भी सेक्सुअल अट्रैक्शन कोई एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज द टर्म सेक्सिज्म रेफर्स टू। सेक्सिज्म का मतलब क्या होता है? प्रीजुडाइस बेस्ड ऑन द एज, एज के बेस पे होता है सेक्सिज्म, नहीं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रेस का भी नहीं होगा। स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू जेंडर। और ये सी और डी वाला डबल हो गया, तो आंसर क्या होगा? सी लिखो डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ये दोबारा रिप्रिंट हो गया, इसका आंसर होगा स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू जेंडर, ठीक है। अब उसके बाद हाउ इज सेक्सिज्म मैनिफेस्टेड। तो कैसे सेक्सिज्म को परफॉर्म किया जाता है? थ्रू इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल जेंडर, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए तब होगा सेक्सिज्म। बाय रीएनफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, जो पुराने जेंडर रोल्स है उनको दोबारा से लागू कराना। बाय प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, उससे होगा। या बाय एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्पैरिटी। तो कैसे होगा बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्या लग रहा है आपको? सेक्सिज्म, सेक्सिज्म था क्या? पहले हमने देखा है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? स्टीरियोटाइप जो रिलेटेड होता है किससे? जेंडर से होता है, उस पर क्या होता है? बेस्ड होता है, ठीक है, उस पर बेस्ड होता है ना सेक्सिज्म। तो उसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप्स पहले से हैं। तो इसको कौन सा आएगा फिर? बाई रीएनफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, है ना, कि जो पुराने जेंडर रोल्स है उसके बेसिस पे आप क्या काम कर रहे हो, उसको बोला जाता है सेक्सिज्म, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 35 का बी, ठीक है। उसके बाद 36 विच आर द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू समवन हु मे फिट द स्ट्रिक्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल। तो इनमें से कौन सी जो टर्म है वो डिफाइन करती है एसेक्सुअल की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन को? तो बताओ फिर इनमें से कौन सी टर्म ज्यादा एसेक्सुअल की तरफ जाती है? कौन सी आती है? नॉन बाइनरी। नॉन बाइनरी का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा फ्लूइड करता है ना। तो क्या लगता है आपको एसेक्सुअल होते हैं वो? नहीं ना। दूसरा आता है जेंडर क्वीयर, तो इसके अंदर सारे आते हैं, ये भी नहीं होगा।
लास्ट वाला होता है एरोमांटिक। एरोमांटिक अलग चीज हुई, एसेक्सुअल अलग हुआ, ठीक है। एरोमांटिक इंसान हो सकता है, लेकिन एसेक्सुअल हुआ उसको पूरी जिंदगी, मतलब उसने आगे कोई खानदान है आगे नहीं बढ़ाना, जनरेशन नहीं बढ़ाना है। एसेक्सुअल का दूसरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम एज, ठीक है, उसको बोलते हैं एज, ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 36 का डी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द करंट ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द फॉर वुमेन, ठीक है। तो औरतें कितना पार्टिसिपेट करती है लेबर फोर्स में, काम जहां पे होता है कहीं पे भी, कितना करेगी ऑलमोस्ट, कोई गैस लगाओ कितना करेगी। अरे औरतें कितनी होती हैं, ऑलमोस्ट 50% होती है, लेबर फोर्स में कितना बनाएगी, तो इनमें से सबसे क्लोज कौन सा है, 49%, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीधा 37 का ए। फिर व्हाट डज जॉब सेग्रीगेशन कंट्रीब्यूट टू, हाउ डज जॉब सेग्रीगेशन कंट्रीब्यूट टू जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी में जॉब की सेग्रीगेशन कैसे रोल अपना प्ले करती है, ठीक है। तो जॉब सेग्रीगेशन होता है, जॉब्स को अलग अलग करना, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं। पहला बोलते हैं इट प्रमोट्स इक्वल पे फॉर ऑल वर्क्स, ठीक है। अगर हम जॉब को अलग अलग कर रहे हैं तो इक्वल पे मिलेगी हर किसी को, नहीं मिलेगी ना। सेकंड है इट इंश्योर्स डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी, तो हर इंसान को डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। थर्ड वाला बोल रहा है इट लीड्स टू हायर पेइंग पोजीशंस बीइंग प्रीडोमिनेटली ऑक्युपाइड बाय द मेन, मतलब कि आदमियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और लास्ट वाला इट एलिमिनेट्स वेज गैप्स, कि वेज के जो बीच में डिफरेंस होता है वो कम करेगा, मतलब इक्वालिटी बढ़ाएगा। फर्स्ट और लास्ट वाली स्टेटमेंट एक जैसी है, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट कर दो, अब ये वाली दो बचती है। अब बी और सी में अच्छे से पढ़ो, कौन सा लग रहा है आपको। बी बोल रहा है एंश्योर करना डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो क्या लगता है उससे क्या जेंडर इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा, अलग अलग जॉब हो सकता है कि अलग जॉब मिले तो आपका क्या उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। ये वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम ऐसा कुछ जॉब्स रखते हैं जो क्या समझते हैं जो कौन कर सकता है, ओनली मेल कर सकते हैं, ठीक है। उनमें वुमेन को कंट्रीब्यूट नहीं देते हम करने। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इट लीड्स टू द हायर पेइंग जॉब्स प्रीडोमिनेटली ऑक्युपाइड बाय द मैन, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, सी। उसके बाद व्हाट इंपैक्ट डज द एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस हैव ऑन द वुमेन, ठीक है। अगर मान लो आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है ना, लीगली आपको प्रोटेक्टेड नहीं है वुमेन, तो इनमें से क्या चीजें हो सकती है सोसाइटी में, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सोसाइटी में, नहीं ना। सेकंड है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, तो प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, नहीं मिल सकती। उसके बाद आया वल्नरेबिलिटी टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मिसट्रीटमेंट, कि आप वल्नरेबल हो जाओगे। और लास्ट वाला क्या है, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब जेंडर ऑफ डिस्पैरिटी को हटा रहे। तो आंसर कौन सा होगा, सी, है ना। जहां पे आपके साथ कुछ भी मिसट्रीटमेंट हो सकता है ना, अगर आपके पास लॉज नहीं होंगे। उसके बाद व्हाट डज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया फॉर एजेस 0 to 6 years अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड की बात हो रही है। अगर सिंपल सेक्स रेशियो होता तो कितना है सेक्स रेशियो 2011 के अकॉर्डिंग, 943 है ना, वो सिंपल सेक्स रेशियो। लेकिन चाइल्ड वाला क्या है, उससे भी कम है, कितना हो जाता है 918, ठीक है, 918 है इसका। तो आंसर कौन सा होगा, बी, ठीक है। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन आर इन द लेबर फोर्स इन इंडिया, तो कितना लेबर फोर्स, 50% के ऑलमोस्ट है, ठीक है, लेबर फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ लेबर फोर्स क्या है। अगर यहाँ पे होता क्वेश्चन क्या, लेबर फोर्स की जगह क्या होता, यहाँ पे होता कोई लेबर फोर्स इन नॉन स्किल्ड वर्क, नॉन स्किल्ड इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कैजुअल लेबर्स होते हैं, वहां पे वुमेन कम होती है कि ज्यादा होती है, ज्यादा होती, कम होती है, कम होती है वहां पे, ठीक है। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की, जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है, ठीक है। अगर अनस्किल्ड होता तो यहाँ पे कम होगा 32 हो जाता, लेकिन अगर ये वाला लेबर फोर्स की बात हो रही है सिंपल, तो क्या होगा 50 होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द डिस्ट्रेसिंग आउटकम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन द टेक्स्ट, तो इनमें से क्या लगता है आपको, कि जेंडर इनइक्वालिटी अगर होगा तो इनमें से क्या होगा, हाई मेल लिटरेसी रेट हो सकता है अगर जेंडर इनइक्वालिटी होगा। सेकंड इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन, उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और लास्ट वाला इक्वल पे इन वर्कफोर्स। तो कौन सा लगता है आपको, क्या लगता है आपको जो इन्फेक्ट हो सकता है। देखो लॉजिकली सोचो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, इक्वल पे तो होगी नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा है हाई मेल लिटरेसी रेट, तो अगर औरतों का क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटी होगी, तो ये हो सकता है कि हाई मेल लिटरेसी रेट हो, ये भी है ना। सेकंड होता है उनकी पार्टिसिपेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी वुमेन की, ये नहीं हो सकती है ना, उल्टा होता है। और लास्ट वाला क्या होता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ वायलेंस बढ़ेगा। सी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन रियलिटी में जो हमने दोनों में अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली जो हमने देखा है वो क्या होता है, वो मेल लिटरेसी रेट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होना जरूरी नहीं है। ऐसे भी लोग जैसे महाराजाओं पुराने जमाने में होते हैं, ज्यादा आदमी होते हैं लेकिन औरतों की इज्जत भी होती थी, ठीक है। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि लिटरेसी रेट कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। फिर बाद व्हाट डज द टर्म इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ द सोशल
कैरेक्टराइजेशन सच एज रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्सुअलिटी। तो इनमें से कौन सा लग रहा है, क्या कौन सी टर्म इसको डिफाइन करती है? जहां पे आप अलग अलग क्या हो, रेस के हो, कास्ट के हो, जेंडर के हो, और आपकी अलग सेक्सुअलिटी है, सारों को मिला लो तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या होता है? कौन सी आएगी? पहली आएगी मैट्रियार्की, मैट्रियार्की होगी, ये तो वुमेन से रिलेटेड है। उसके बाद आया कल्चरल रिलेटिविज्म, मतलब आप कल्चरली क्या कर रहे हो, रिलेटिव, मतलब हर कल्चर वालों को मिला रहे हो। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेस की, कास्ट की, सेंटर। आ जाओ क्लास में, ऐसे थोड़ी सी होनी है, मतलब 30 क्वेश्चंस की। उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या बोल रहे हो? अभी लेट होना है, ये क्लास के बाद 10 मिनट, 10-15 मिनट के बाद। उसके बाद इंटरसेक्शनलिटी, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग सेक्शंस को क्या कर रहे हैं, उनको मिला रहे हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव इन नेचर होता है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नुकसान किसका होता है? औरतों का ही होता है, ठीक है, जब ये वाली टर्म का यूज करते हैं। लास्ट अलग है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, सोशली हम कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्ट करें सोसाइटी को। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 43 का बी, ठीक है। उसके बाद हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, तो इनमें से कौन सा आएगा इसका आंसर? लिखा भी है इसमें, नहीं लिखा नहीं है वैसे, हाँ लिखा हुआ है ऐसे। तो आंसर क्या आएगा इसका? किम्बर क्रेनशॉ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे देख लो, द टर्म डिस्क्राइब्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन इंटरसेक्ट टू शेप एक्सपीरियंसेस, मतलब आपके खिलाफ अलग अलग जगहों से अलग अलग क्या हो सकता है, आपके ऊपर ऑपरेशन हो सकता है। इसको बोला, इसी टर्म को हम डिफाइन करते हैं किससे? इंटरसेक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद which of the following initiatives aimed at reducing maternal mortality by encouraging delivering deliveries in the government health facilities, तो इनमें से किसमें गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाया जाता है जिससे मैटरनिटी, हम मैटरनल मोर्टिलिटी को कम करते हैं? तो इनमें से कौन सा वाला था? आशा वर्कर्स का तो सिंपल काम ये नहीं है, ठीक है। कायाकल्प में क्या करते हैं? सफाई करते हैं। रोगी कल्याण में सिर्फ क्या होगा? हर कोई कल्याण होगा उसका, लास्ट का बनता है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। उसके बाद विच इनिशिएटिव्स फोकस्ड ऑन क्लीनिनेस, हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, कहाँ पे होगा? कायाकल्प, है ना, सिंपल ये वाला, ये कल भी शायद हो गया था ये वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैंने बोला था पहले था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन बना, फिर उसके दो ब्रांचेस बन गए, एक रूरल एक अर्बन, ठीक है। तो इनमें से बताओ आंसर कौन सा होगा, क्या लग रहा है आपको? पहला है कि ये रिड्यूस कर चाहता है, रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को करना चाहता है ना रिड्यूस, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को, यही तो काम है इसका, एम तो यही है। उसके बाद प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू द पब्लिक हेल्थ सर्विस, ये भी है इसका। उसके बाद एम्स द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, जो डिजीज फैलती है, औरतों में फैलती है ना, जो बच्चों में फैलती है, उसको क्या रोकने का काम, ये भी इसमें। लास्ट वाला इट वाज लॉन्च्ड इन द 1 मई 2013, तो ये 1 मई 2013 में लॉन्च नहीं हुई थी, बहुत पहले लॉन्च हो गई थी ना, 2000 में लॉन्च हो गई थी। उसके बाद फिर इसको नाम चेंज करके बाद में किया था चेंज, इसमें किसमें? नेशनल हेल्थ मिशन, और बाद में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बना था, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इनमें से कब हुई थी लॉन्च? कल भी पढ़ा था, कब हुई थी? 2009-10 में, ठीक है। उसके बाद किलकारी, किलकारी के बारे में सुना? किलकारी इज एन इनिशिएटिव अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, तो जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स फॉर मोबाइल फोन, तो देते हैं इसमें ट्रेनिंग। सेकंड, इसमें आपको ऑडियो मैसेजेस प्रोवाइड होते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड और चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन में। थर्ड वाला प्रोवाइड्स अवेयरनेस रिड्यूसिंग गर्ल चाइल्ड इन्फेंट्स, मतलब आपको सीधा क्या अवेयरनेस फैलाने के लिए। लास्ट वाला क्या है? मेडिसिन देना या सप्लीमेंट्स देना, किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को। तो क्या लगता है आपको? किलकारी से नाम ही क्या, किलकारी, किलकारी मतलब क्या होता है? जब बच्चा पहली बार पैदा होता है, किलकारियां ही है ना बचपन में, तो किलकारी से नाम याद करो। किलकारी में क्या होता है, आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू क्या दी जाती है, बताया जाता है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में, कि डिलीवरी होगी या प्रेगनेंसी होगी, तो इसके बारे में आपको क्या अवगत कराया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द मिशन इंद्रधनुष, ये भी पढ़ाया था, कौन सा इसका? इम्यूनाइजेशन कवरेज इंप्रूवमेंट, है ना, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हाट इज द की फीचर ऑफ द मोबाइल एकेडमी इनिशिएटिव, पढ़ाया था ना ये वाला नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। तो इनमें से क्या होता था उसमें? फ्री डायग्नोसिस होता था, नहीं ना। लास्ट वाला ऑडियो ट्रेनिंग कोर्सेज होते थे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद बेसिक हेल्थ और हाइजीन ट्रेनिंग होती है एडोलसेंट गर्ल्स की। उसके बाद लास्ट वाला क्लीननेस और हाइजीन प्रमोशन। याद करो क्या बोला था मैंने इसमें, फ्री डायग्नोसिस तो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो तो नहीं है इसमें मोबाइल एकेडमी में। तो एकेडमी मतलब वहां पे सिखाया जाएगा कुछ, तो क्या होता है यहाँ पे? ऑडियो ट्रेनिंग कोर्सेज सिखाए जाते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको बढ़ाया जाए। और किन के लिए होगा? आशा वर्कर्स के लिए, है ना। उसके बाद व्हेन वाज द मिशन इंद्रधनुष लॉन्च, कब हुआ था? 2014 के, ठीक है, 2014 में लॉन्च हुआ, दिसंबर 2014।
ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एक 5 ईयर प्लान में हुई थी लॉन्च, और ये कितने की थी? इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो याद करो इंदिरा गांधी ने कब किए थे अपने जितने भी वो काम किए थे, कब किए होंगे? जब 42nd अमेंडमेंट हुई थी। कब हुई थी? 1976 के आसपास, ठीक है। तो वो वाला जो डोर था उस टाइम पे क्या हुआ था, जो 5th 5 ईयर प्लान जो था, 5वें 5 ईयर प्लान में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया था हमने, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? डी। उसके बाद हाउ मेनी डिजीज आर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट नेशनली अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको बोला मेन कुछ डिजीज होती है जिनको इसके अंदर इम्यून किया जाता है। कौन कितनी थी वो? अराउंड, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा कौन कौन सी थी? हेपेटाइटिस थी, है ना, रोटा वायरस थी। तो कितनी थी टोटल? स्टार्टिंग में कितनी बन गई थी? वो 9 बन गई, ठीक है। टोटल कितनी है? 9 डिजीज को कवर किया गया इसके अंदर, ठीक है। आंसर आएगा बी। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना कब हुई थी लॉन्च? कब हुई थी? 2005 में, ठीक है, 2005 में जननी सुरक्षा। उसके बाद वाई वाज द जननी सुरक्षा योजना लॉन्च? क्यों हुई थी लॉन्च? क्या करने के लिए? इनमें से क्या करने के लिए? जननी सुरक्षा योजना मतलब मां से रिलेटेड होगी, तो कौन सा आएगा? रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा इसका? ए। उसके बाद हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड अंडर नेशनल, ये वाली देखो नेशनल, ये वाली जो है ना वो आगे देख लो, नेशनल वो कौन सी? जननी सुरक्षा योजना। इसको क्या कहा जाता है पहले? नेशनल, याद करो क्या बोला जाता है? नेशनल किससे रिलेटेड है? मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। तो कौन सा आएगा? नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, है ना। इसमें दिए जाते हैं ना पैसे यार। तो कितने पैसे दिए जाते थे याद करो? कितने होंगे? 2000 दिए जाते, 1000 दिए जाते, 500 दिए जाते, 2500 रुपए दिए जाते। याद करो मैंने आपको बोला था 1000, एक तो आपने याद किया कितना? 5000 वाला और 6000 वाला। इसके अंदर दिए जाते 500 रुपए, कितने? 500। तो इसके अंदर कितना? आंसर कौन सा आएगा? सी, 500, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द क्वांटम ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? तो पहली बार कौन सा है इसका? ये भी रिपीट हो रहा है, कौन सा आएगा? 5000, ठीक है। उसके बाद हु इज एलिजिबल फॉर जननी सुरक्षा योजना बेनिफिट्स इन हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, है ना। मैंने बोला 2 स्टेट्स होते हैं, एक लो परफॉर्मिंग होते हैं, एक हाई परफॉर्मिंग होते हैं। लो परफॉर्मिंग में और हाई परफॉर्मिंग में मैंने बोला क्राइटेरिया होते हैं कुछ। तो कौन से क्राइटेरिया आएगा? किनको मिलेगा यहाँ पे बेनिफिट इसका? सारी की सारी प्रेग्नेंट वुमेन को मिलेगा नहीं ना। हाई परफॉर्मिंग में यहाँ पे देखा जाता है कुछ, क्या देखा जाता है? इनकम देखी जाती है, बाकी चीजें। तो कौन सी आएगी? इसमें देखा जाता है आप कोई अगर कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, जैसे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या फिर बीपीएल वाले हो, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन जो यहाँ इन वाली जगहों से होती है। और अगर यहाँ पे लो परफॉर्मिंग होता तो वहां पे हर किसी को मिलता है, सिर्फ आपकी इनकम देखी जाती है, ठीक है। बीपीएल आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, याद रखो। तो उसके बाद आया फिर ये वाला बता दो एक क्वेश्चन। 61 द फॉर्म ऑफ पावर कंसिडर्ड लेजिटिमेट। ऐसी फॉर्म ऑफ पावर, ऐसा पावर का फॉर्म होती है जो लेजिटिमेट मतलब वो कानूनी होती है। इनमें से कौन सा होगा? पॉलिटिकल पार्टी की जो पावर है वो कानूनी है, मतलब उसके अंदर कोई ये फॉर्म ऑफ पावर है कोई पॉलिटिकल पार्टी होना, नहीं ना। सेकंड आता है वेलफेयर स्टेट, ये फॉर्म ऑफ पावर है नहीं। उसके बाद अथॉरिटी और सॉवरेनिटी, इनमें से देखो याद करो। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्म ऑफ पावर कंसिडर लेजिटिमेट वो कौन सी आती है? अथॉरिटी, है ना। जब भी आपको लेजिटिमेट आपको पावर मिले तो उसको बोला जाता है अथॉरिटी, आपको ये चीजें करने की, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अथॉरिटी होगा, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद इन सिंपल आर प्री मॉडर्न सोसाइटीज, है ना, जो पहले मॉडर्न सोसाइटी से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ पे काम करते थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? इसका बी आएगा, ठीक है। तो बताओ इनमें से, ये तो सिंपल आंसर है। सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन, है ना, कि क्या करने, सिर्फ सेक्सुअल यूनियन ही होता है वहां पे, ठीक है। बच्चे आगे पैदा करने मतलब हमारे डेफिनेशन के अंदर यही आता है। तो इसमें से कौन सा आएगा? क्या करते हैं? फैमिली बनाते हैं। फैमिली में तो कोई भी हो सकता है। मैरिज आया दूसरा, तीसरा किनशिप। किनशिप क्या होता है? ब्लड रिलेशन। और प्रोक्रिएशन क्या होता है? उसमें सीधा ही है, उसमें कोई शादी की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ बच्चा पैदा करने की बात होती है। तो आंसर इसका क्या आएगा? मैरिज। मैरिज होता ही है, मैरिज का जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही आता है, आप सेक्सुअल यूनियन है उसमें, ठीक है, 2 पार्टनर्स का, ताकि आप आगे जनरेशन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? मैरिज, ठीक है। उसके बाद तो इसका बता दो सेट ऑफ नॉर्म्स सराउंडिंग ए नेसेसरी फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो कौन से नॉर्म्स का सेट? नॉर्म्स क्या होते हैं? कुछ लॉज बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं सोसाइटी में। तो वो इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन ऑफ सोसाइटी को परफॉर्म करना पड़ता है, जो सेट ऑफ नॉर्म से बनता है, जिसके अंदर रूल्स होते हैं। मैरिज होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, अथॉरिटेरियनिज्म होता है, गवर्नमेंट होती है। कौन सा आएगा?
फिर से देख लो, नेसेसरी फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का नेसेसरी फंक्शन, अगर सोसाइटी में फंक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी चल नहीं पाएगी। तो कौन सा है? अरे इंस्टीट्यूशन आएगा, सिंपल सी बात है। इंस्टीट्यूशन होता ही क्या है? इट इज ए इंटररिलेटेड नेटवर्क ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इसके अंदर नॉर्म्स और वैल्यूज की इंटररिलेटेड नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंस्टीट्यूशन। अगर किसी सोसाइटी में मैरिज नहीं हो रहा तो सोसाइटी नहीं चल पाएगी क्या? चल पाएगी ना। तो यहाँ लिखा नेसेसरी फंक्शन, बहुत नेसेसरी है, तो नेसेसरी इंस्टीट्यूशन होता है। वो चाहे कौन सा होगा, फैमिली, फैमिली भी आएगा, मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है। साथ में कौन सा आता है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आते हैं, है ना, फैमिली आ गई, स्कूल्स आ गए, है ना, पीयर ग्रुप्स आ गए, वो सारे किस में आते हैं? वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो ये वाला लास्ट बता दो बस। अदर नेम ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो इनमें से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का दूसरा नाम क्या है? पार्टिसिपेशन आएगा, डेवलपमेंट आएगा, कम्युनिटी एक्शन आएगा, नन ऑफ देम। क्या आएगा? जहां पे आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो? याद रखो, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरे कल भी क्वेश्चन आया था ये वाला, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, याद रखो। तो पार्टिसिपेशन में क्या होता है? सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें कोई एक्शन नहीं कर रहे हो आप। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है? आप क्या कर रहे हैं? एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? कम्युनिटी एक्शन आएगा, ठीक है, याद रखो। कि चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर बाद में कर लेंगे। कितने बन रहे हैं टोटल? कितने बने क्वेश्चन टोटल? कितने बने? 35 बने। 35 में से कितने बन रहे हैं? 6 गलत है, 3 गलत, ठीक है, ठीक ही हो रही है तैयारी। अब सारे मॉक ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे, जब तक आपके पेपर होंगे तब तक मॉक करते रहो, है ना। इसी के थ्रू हो सकती है आपकी तैयारी। मॉक में देख लो कैसा स्कोर बन रहा है, और थोड़ा सा आप देखो, अगर बन रहा है तैयार करना, मैंने बोला करो, नहीं तो वीडियोस देख लो। वीडियोस में जो एमसीक्यूज वाले सेशन है ना, सारे देख लो, जितने बन सकते हैं, है ना। मैराथन मैराथन देखते जाओ हर यूनिट की, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता, वो वहाँ पे निकल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही तैयार करो आप लोग।